हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक स्मॉल कैप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है। कंपनी है अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। इसके साथ अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप चाहे तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हम कई सारी लाइव अलर्ट्स भी देंगे अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी मार्केट के अंदर तो। सो नाउ बिफोर एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अंबिका कॉटन मिल्स 1988 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये कोयम्बटूर सदर्न इंडिया से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कंपनी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कॉम्पैक्ट एंड एल ट्विस्ट कॉटन यार्न्स को मैन्युफैक्चर करती है जो कि प्रीमियम क्वालिटी के शर्ट्स बनाने के अंदर एंड होजरी एंड टेक्सटाइल के अंदर काम आते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास मोर देन 1,08,000 स्पिंडल्स ऑफ कॉम्पैक्टिंग सिस्टम बनाने की कैपेसिटी है। इसके साथ ही कंपनी के पास 40 मेट्रिक टन्स पर डे की निटिंग कैपेसिटी है। इन कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु के स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिंडीगुल के नाम से। जैसे कि एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड है एंड हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंडिया में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एंड इसकी वजह से कंपनी ने विंड मिल्स को इंस्टॉल कर रखा है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास में, जिसकी वजह से जो कंपनी की कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ ही कंपनी ने EHT लाइन भी इंस्टॉल कर रखी है जो कि कंपनी के पावर की क्वालिटी एंड फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब मैं अगर कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं तो कंपनी ने एक डिस्टिंक्टिव इमेज बिल्ड कर रखी है अपनी मार्केट के अंदर उनके प्रोडक्ट्स की वजह से एंड ऑल्सो कंपनीज जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑफ शर्ट्स बनाती है उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके साथ ही अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 72% एक्सपोर्ट से आता है एंड 28% डोमेस्टिक से आता है। तो यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बाहर की प्रीमियम कंपनीज को सप्लाई करती है। चलिए अब हम कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट्स एंड रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट्स में कंपनी के पास कॉटन यार्न, कॉटन फैब्रिक्स इन वेस्ट कॉटन है। अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें इन प्रोडक्ट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग तो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी ने 53.1% की रेवेन्यू जनरेट करी थी फ्रॉम कॉटन यार्न्स एंड 36.4% की रेवेन्यू जनरेट करी थी फ्रॉम कॉटन फैब्रिक्स एंड 10.4% की रेवेन्यू जनरेट करी थी फ्रॉम वेस्ट कॉटन्स। ऑल्सो आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे एक टेबल आ रही है जिसके अंदर हमने बता रखा है फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर कंपनी ने कितना प्रोडक्शन करा इन लाख यूनिट्स एंड कितनी सेल्स करी इन कंपैरिजन। नाउ लेट्स लुक अपॉन द कंपनीज इंडस्ट्री ओवरव्यू। सो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट एंड कॉटन का वर्ल्ड वाइड एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। इसके साथ अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो 2.3% इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है टेक्सटाइल सेक्टर, 7% कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया में एंड 11.5% टेक्सटाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। इसके साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री 27% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में कंट्रीब्यूट करती है। ऑल्सो जो टेक्सटाइल सेक्टर है इंडिया का वो 5% ऑफ ग्लोबल ट्रेड्स एंड अपैरल ट्रेड को कंट्रीब्यूट करता है एंड टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है आफ्टर एग्रीकल्चर। इस सेक्टर में ओवर 115 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2020 के अंदर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ 151 लाख कॉटन बेल्स जो कि 2019 के अंदर 38.43 लाख बेल्स था, यानी कि 290% का जंप देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी एफडीआई की लिमिट इंक्रीज करी गई है, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अब और ज्यादा स्टेक होल्ड कर सकते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इससे कंपनी के अंदर
काफी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैनेजमेंट एनालिसिस। सो अगर हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर पी.वी. चंद्रन एंड देन कंपनी के सीएफओ है मिस्टर एम. विजय कुमार एंड इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है मिस्टर राधेश्याम पड़िया। सो ओवरऑल अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस की बात करें तो हमें एज सच कोई भी कंसर्न नहीं लग रहे हैं। ऑल्सो ये कंपनी बहुत ही स्मॉल है तो इसीलिए इसमें इधर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स भी नहीं मिल पाई है। अब चलिए लेट्स हैव अ लुक अपॉन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स की तो लास्ट 10 इयर्स के अंदर कंपनी की सेल्स 6% के CAGR से ग्रो करा है एंड कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12% के CAGR से ग्रो करा है इन लास्ट 10 इयर्स। ऑल्सो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा है एंड इवन जो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है अभी करंटली वो एक पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 81 करोड़ रुपीस पड़े हैं जो कि कंपनी उसे अपनी वर्किंग्स के अंदर या फिर किसी नए इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज कर सकती है। तो अगर हम वैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो एज सच कोई ऐसी एक्सपोनेंशियल बात नहीं दिखेगी, लेकिन एज एन इन्वेस्टर कंपनी के फाइनेंशियल्स वैसे काफी हेल्दी है और इसे क्रॉस चेक करने के लिए चलिए हम कंपनी के कुछ की रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के मार्जिन की। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 10 इयर्स के अंदर काफी कंसिस्टेंट रहा है एंड इनफैक्ट डिस्पाइट ऑफ पेंडेमिक कंपनी के जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज की, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही काफी हेल्दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल डेज एंड ट्रेड पेबल डेज, यानी कि अगर कंपनी अपने गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रही है तो कितने दिन में उन्हें अपना पेमेंट रिसीव होता है एंड अगर कंपनी क्रेडिट पे परचेज करती है गुड्स तो कितने दिनों बाद उन्हें उस गुड्स का पेमेंट करना होता है। तो अगर इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी को 9 दिन में पेमेंट मिल जाता है उनके कस्टमर से एंड अगर कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को 21 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है, यानी कि कंपनी अपने कस्टमर से पैसा पहले मिल जाता है एंड उन्हें अपने सप्लायर्स को पैसा बाद में पे करना होता है। तो ये अगर हम कंपनी के वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफी हेल्दी चीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है लास्ट 10 इयर्स के अंदर कंपनी ने अपने डेट को 0.78 से 0 पे ले आई है। तो अब कंपनी के पास बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है। सो अभी के लिए हम इसे 0 ही मानेंगे। सो कंपनी ने अपने डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 कर लिया है। अब हम करने वाले कंपनी को उसके पीयर्स से कंपेयर एंड इसके अंदर हमने ली है 2 कंपनीज, पहली है वर्धमान टेक्सटाइल एंड सेकंड है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पीई रेशियो पे, तो सबसे कम पीई आता है अंबिका कॉटन मिल्स का एज ऑफ नाउ 10.91, यानी कि अभी सबसे कम वैल्यूएशन पे मिल रही है अंबिका कॉटन्स। देन हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो अंबिका कॉटन मिल्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, वेयर एज वर्धमान एंड इंडोकाउंट दोनों के पास ही डेट है। अब अगर हम बात करें आरओई की, तो सबसे ज्यादा आरओई इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज का है, वो है 22.08% का एंड अंबिका का है 12.69% का। सो अंबिका का हो सकता है थोड़ा सा कम आरओई हो उसके पीएस के कंपैरिजन में, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये कंपनी कंप्लीटली अभी इक्विटी फाइनेंस है। देन हम बात करें आरओसीई की, तो आरओसीई भी सबसे ज्यादा इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज का है, वो है 23.39% एंड उसके बाद आता है अंबिका कॉटन मिल्स 15.43%। देन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, यानी कि मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसका है, तो वो है अंबिका कॉटन मिल्स का, वो है 10.73% का। सो अगर ओवरऑल अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें तो अंबिका कॉटन मिल्स एंड इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज दोनों टक्कर की कंपनी है। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो शायद इंडोकाउंट इंडस्ट्री लेना पसंद करेगा, लेकिन अगर कोई सेफ इन्वेस्टर है तो उसके लिए अंबिका कॉटन मिल्स काफी अच्छी लग रही है। चलिए अब बात करते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सो सबसे पहले अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो इन लास्ट 5 इयर्स कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% के आसपास रही है एंड 50% की होल्डिंग एक काफी अच्छी होल्डिंग कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें एफआईआईस की, तो मार्च 2021 में एफआईआईस की होल्डिंग
0% दिख रही है, यानी कि FIIs कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं इस कंपनी से एंड ये बात एक कंसर्न की होगी। अब अगर हम बात करें DIIs की, तो DIIs के पास इवन दो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर कोई ऐसी मेजर होल्डिंग नहीं थी, लेकिन अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से इस ईयर में कंपनी की शेयर होल्डिंग कम करी है DIIs ने एंड पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। सो यानी कि FIIs एंड DIIs इस कंपनी से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बात देखने वाली होगी एंड ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। Now before jumping on to the conclusion of this video, हम इस कंपनी के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी एक बहुत ही अच्छा मार्केट पोजीशन होल्ड करती है एंड इनफैक्ट एक काफी अच्छी रेपुटेशन है कंपनी की ग्लोबली। इसके साथ ही कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो काफी कॉम्पिटेंट है। ऑल्सो कंपनी के जो रिलेशनशिप है विद इट्स सप्लायर्स एंड कस्टमर्स वो भी काफी अच्छे है एंड यही कंपनी एंड ये सारी बातें कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ बन के दिखती है। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो है कॉटन एंड कॉटन की जो प्राइसेस होती है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, यानी कि कंपनी के रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफी फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन हमने कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखे हैं, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कंसिस्टेंट रहे लास्ट 10 सालों में। इससे हमें ये देखने को मिल सकता है कि कंपनी के जो फ्लक्चुएशन है रॉ मटेरियल के अंदर, वो कंपनी उसे सक्सेसफुली पास ऑन कर पा रही है अपने कस्टमर्स को थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। ऑल्सो थर्ड पॉइंट ये है कि कंपनी के 72% रेवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट से एंड कंपनी के जो भी एक्सपोर्ट सेल्स है वो है इररिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट से बैक्ड रहते हैं, यानी कि जो भी अब्रॉड के अंदर कंपनी के कस्टमर्स हैं उनकी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। इसके साथ ही कंपनी जो भी सेल्स करती है डोमेस्टिकली भी उसको भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अंबिका कॉटन मिल्स के जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर पावर की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसकी वजह से कंपनी ने विंड मिल्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं, जिससे कि कंपनी को पावर फेलियर की दिक्कत नहीं आती है। सो ओवरऑल अगर हम इस एनालिसिस से कंक्लूजन ड्रॉ करें तो अंबिका कॉटन मिल्स एक कैश जनरेटिंग बिजनेस है एंड इसीलिए कंपनी पास में सक्सेसफुल रही है अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को रीपे करने में। एंड कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी काफी हेल्दी दिख रहे हैं। बट कंसर्न वाली बात ये है कि कंपनी से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट या फिर वो अपने स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड कंपनी की वीकनेसेस देखेंगे तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स काफी ज्यादा है, इसीलिए ये कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट इससे पहले हमें एक बात ध्यान में ये जरूर रखनी पड़ेगी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, सो अकॉर्डिंगली हमें हमारे पोर्टफोलियो में अलोकेशन देना पड़ेगा इस कंपनी को एंड ऑल्सो हमें हमारे रिस्क एपेटाइट को जानकर ही इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।